स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। तो पहले हम इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हम ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में डिस्कस कर चुके थे। एक बार मैं वापस उसको डिस्क्राइब करता हूँ और आप समझें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, एक कंडक्टर हमने लिया है, ये एक कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, एक कंडक्टर है, एल लेंथ का एक कंडक्टर हमने लिया। ठीक है, और इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि ये कंटिन्यूसली ये इलेक्ट्रॉन रेंडम मोशन स्टार्ट कर देते हैं ड्यू टू थर्मल एनर्जी की वजह से। और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी एक जिग-जैग पाथ में मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। अब क्या होगा कि हमने ये देखा था किसी भी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया की जब हमने बात की थी, तो जितने अमाउंट ऑफ चार्जेज, जितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्जेज अगर मान लो इधर फ्लो कर गए, ठीक है, उतने अमाउंट ऑफ चार्ज जो है इसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया में उधर फ्लो कर जाएंगे, यानी उतने ही पॉजिटिव चार्जेस इधर फ्लो कर जाएंगे। तो हम कह सकते हैं देयर इज नो नेट करंट इन दिस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हम कह सकते हैं कि देयर इज नो चार्ज। ओके, नाउ अगर एक और सिचुएशन हम ले, ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में हम बात करें, तो यहाँ पर अगर मैंने मान लो कि इसको जब मैंने अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ा था, जब मैंने इसको रखा था, अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी जब हम बात कर रहे थे अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो उस केस में E इज इक्वल टू 0 के केस में क्या था कि ये सभी इलेक्ट्रॉन जो है ये रेंडम मोशन करने की वजह से जो इनकी एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी मतलब जितने अमाउंट ऑफ इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया की अगर बात करें तो जितने अमाउंट ऑफ चार्जेज इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे उतने अमाउंट ऑफ चार्जेज उधर फ्लो करेंगे। तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया में वो कितनी होगी, 0 होगी। तो हम बात कर सकते हैं कि मान लो सपोज दैट ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं और अगर मान लो कि इस के अंदर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है? n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और उन n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वेलोसिटी है, सपोज दैट वो u1 वेक्टर u2 वेक्टर से लेकर un वेक्टर हो। ठीक है, कब है अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, एवरेज वेलोसिटी जो होगी u एवरेज, यानी यहाँ पे हम एवरेज को इस तरीके से लिख लेंगे u एवरेज, या फिर एवरेज निकालते हैं हम तो ऐसे निकालते हैं कि जितने भी वेलोसिटी का जो सम है, ठीक है, un, और टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटी जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए गई हैं, n फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाती है, इक्वेशन 1। और हमें पता है एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कितना होता है, 0 होता है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि मान लो अब मैंने क्या किया, अगर इस कंडक्टर के एंड के अक्रॉस अगर मैं कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप अप्लाई कर देते हो, V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, तो इसमें जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन अगर उनका मास m है तो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जो है मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि फिर यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने की वजह से इन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है, और जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है, F इज इक्वल टू हमने ऑलरेडी पढ़ा था -EE। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन का मास m है तो जो एक्सिलरेशन है वो कितना आया था हमारे पास, EE, और एक्सिलरेशन को हम लिख सकते हैं -EE/m। दिस इज द एक्सिलरेशन। ठीक है, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। अब आप सोचें कि मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्सेलरेट होना स्टार्ट कर गए। अब इनके अंदर ये जो हमने जो मेटल ली हुई है, इस मेटल के एटम्स होंगे यहाँ पे इसके अंदर और इसके आयंस भी होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये बार बार टकराएंगे, और टकराने के बाद इनके अंदर जो है स्पीड जो है इस एक्सेलरेशन की वजह से, सपोज दैट कि पहले वाले इलेक्ट्रॉन की पहले स्पीड u1 थी जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, और अब पहले वाले इलेक्ट्रॉन की स्पीड मैं मान लूँ सपोज ये एक्सेलरेशन की वजह से v1 बी द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, पहले वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है। तो हम यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करते हैं। मान लो कि ये वेलोसिटी एक्वायर करने में इसे t1 टाइम मिला,
t1 टाइम लगा, तो कितना होगा हमारे पास भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करते हैं, कितना है शुरुआत में u1 था प्लस at1 था, और एक्सेलरेशन हमेशा फिक्स रहेगा। अच्छा, ऐसे अगर मैं दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए वेलोसिटी v2 हो जाएगी, और वो हो जाएगा u2 प्लस at2 हो जाएगा। एंड फाइनली अगर nth इलेक्ट्रॉन की बात की जाए वेलोसिटी की, तो वो हो जाएगी un प्लस atn। ठीक है, ये हमारे पास आ गया रिलेशन। अब हमें क्या करना है, मैंने बताया था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है v जो है एवरेज स्पीड हमें देखनी है। तो एवरेज स्पीड जो होती है किसी भी फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए, एवरेज स्पीड जो होती है वो हमारे पास ड्रिफ्ट स्पीड होती है। और ये जो ड्रिफ्ट स्पीड है ये कितनी आ जाएगी, यहाँ से vd इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, एवरेज स्पीड लेंगे हम एक एक इलेक्ट्रॉन की, पहले वाले इलेक्ट्रॉन की, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की, एंड अप टू सो ऑन प्लस nth इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये एवरेज स्पीड को ही हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं। तो ड्रिफ्ट स्पीड बेसिकली हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। और ये ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है, जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हो तो उस केस में इलेक्ट्रॉन जितने भी होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं किसकी तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। तो उस एवरेज स्पीड को हम ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं। यहाँ से vd इज इक्वल टू v1 की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। तो v1 इज इक्वल टू होगा u1 प्लस at1 प्लस, इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ u2 प्लस at2 अप टू सो ऑन प्लस, ये आ जाएगा un प्लस atn। ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है। तो ड्रिफ्ट स्पीड को हम vd से डिनोट करते हैं। यहाँ से हम लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, u1 प्लस u2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस un और डिवाइडेड बाय n प्लस एक्सेलरेशन यहाँ पे सब में है, यहाँ से ले लिया हमने एक्सेलरेशन, हम इसको लिख सकते हैं t1 प्लस t2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस tn डिवाइडेड बाई n। ठीक है, और हमें पता है कि ये इक्वेशन नंबर 1 से u1 प्लस u2 इसकी वैल्यू जो हमें मिलती है वो मिलती है 0 प्लस ये हमारे पास आता है a, और इस वैल्यू को हम बोलते हैं टाउ। तो जिसको हम रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे टाउ, इस तरीके से डिनोट करते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो vd इज इक्वल टू a टाउ हो गया। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्सेलरेशन ये होता है हमारे पास, तो मैं जब एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करूँगा तो माइनस ई बाई एम इंटू ये आ जाएगा टो। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन ये है कि जो ड्रिफ्ट स्पीड होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, ड्रिफ्ट स्पीड जो होती है कंडक्टर में वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। क्यों? क्योंकि ये जो नेगेटिव साइन है ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज अपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, अप्लाइड। देन हम बोल सकते हैं कि भी ये नेगेटिव साइन जो है इंडिकेट कर रहा है कि इसकी स्पीड जो है अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक टर्म आती है, ये वाली जो टर्म है जिसको मैंने टो लिखा, हेयर, यहाँ लिख देता हूँ हेयर, या यहाँ लिख देते हैं हम, ठीक है। पॉज करके आप इस डेरिवेशन को देखें। इसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ नीचे लिख देता हूँ हेयर, ये जो t1 प्लस t2 प्लस अप टू सोन प्लस tn डिवाइडेड बाई n जो है ये यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम है जिसको हम टो बोलते हैं, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम। और ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? क्या ये एक एवरेज टाइम है? ठीक है, क्या ये एवरेज टाइम है? तो इट इज़ द एवरेज टाइम टेकन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन विद द एटम्स और आयंस, यानी बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन अगर किसी मेटल के आयन से टकरा रहा है तो उनके दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जितना भी टाइम होगा, एवरेज जितना भी टाइम होगा, उस एवरेज टाइम को ही हम रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन हम बोले तो हम बोल सकते हैं इट इज़, मैं यहाँ पे मिटा के इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ और देखें तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम, देखो रिलैक्सेशन टाइम को हम टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो ये क्या होता है, इट इज द एवरेज टाइम टेकन by the free electron with the atom or ions between two successive collision between the two successive collision which is known as रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम को हम जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। देखो ध्यान दें, आप मेरी बात को अच्छे से समझें। भी क्या होता है कि अगर आपने जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते रहे, आप जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को बढ़ाते गए, बढ़ाने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा एक्सीलरेट होंगे, है कि नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा सेटअप हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एक्सीलरेट होंगे तो वो जल्दी टकराएंगे किससे, इस मेटल के आयन से जल्दी टकराएंगे। अगर मेटल के आयन से जल्दी टकराएंगे इट मीन्स क्या होगा कि अगर लगातार वो मेटल के आयन से टकराते रहे तो वहाँ पर जितनी भी थर्मल एनर्जी है वो सारी जो है वाइब्रेशन एनर्जी में बदल जाएगी, और वाइब्रेशन एनर्जी में बदल जाएगी तो ये जितने भी जो भी एटम्स होंगे या फिर जो भी इसके अंदर आयंस होंगे, ठीक है, इस मेटल के, वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। और जब वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे इसका मतलब क्या होगा कि टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्यों बढ़ेगा, बढ़ेगा भी क्योंकि टक्कर जल्दी जल्दी हो रही, यानी कोलिजन जो है फ्रीक्वेंटली कोलाइड करेगा विद द एटम्स और आयन। और जब ये कोलिजन जल्दी जल्दी होगा तो इसका मतलब है, कोलिजन अगर जल्दी होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि कोलिजन होता जाएगा, जल्दी कोलिजन, कोई चीज़ टकरा रही है, ठीक है, उसके पास वेलोसिटी थी, वो टकरा गई, टकराने के बाद रुक जाएगा एक बार, फिर क्या करेगा, ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करा रही है बैटरी, ये क्या करेगी, इसको दोबारा एक्सीलरेट करेगी, फिर ये दोबारा टकराएगा उस एटम और आयन से। और जब ये टकराएगा ना तो देखो जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा देंगे तो बढ़ाने से क्या होगा कि जल्दी जल्दी टक्कर करेगा, जल्दी जल्दी कोलिजन होगा। अगर जल्दी जल्दी कोलिजन होगा किसके साथ, एटम्स और इसके आयंस के साथ, तो फाइनली मैं बोल सकता हूँ कि भी ये जितनी भी जो एनर्जी जो दी गई है इसको, ठीक है, वो सारी की सारी एनर्जी जो है थर्मल एनर्जी में बदल जाएगी और वो उन एटम्स और आयंस को मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगी। और जब वाइब्रेशन हो जाएगा तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि भाई रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस का कोज अगर पूछा जाए तो वो यही है कि बार बार फ्रिक्वेंटली जब कोलाइड करता है ये इलेक्ट्रॉन किससे, एटम और आयन से, तो उस केस में जो भी एनर्जी है, ठीक है, थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। और इस थर्मल एनर्जी के इंक्रीज होने की वजह से जितने भी एटम्स और आयंस होंगे मीन पोजीशन के अबाउट, वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करने लगेंगे, और जिसकी वजह से रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा, यानी अपोजिशन ऑफर करेगा इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं होने देगा। इसके लिए हम कह सकते हैं कि भी टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। या फिर मैं एक चीज़ और भी बोल सकता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यू शुड कीप इन योर माइंड, हमेशा ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए, और वो इम्पॉर्टेंट लाइन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो आपको याद रखनी है कि अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा कि जो दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो कोलिजन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स और आयंस के बीच में, वो भी क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, यानी जो टाइम है वो कम लगेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो जल्दी जल्दी टक्कर होगी, जल्दी जल्दी कोलिजन होगा। अगर कोलिजन जल्दी होगा तो टाइम कम लगेगा, और टाइम कम लगेगा मतलब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद रखनी है, यानी टेम्परेचर बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम हमेशा डिक्रीज होता है। और अगर ड्रिप वेलोसिटी के साथ इसका रिलेशन देखा जाए तो अभी हमने पढ़ा था, ये कितना है, -EE/m इंटू टाउ, तो ये आ जाएगा -EE/m इंटू टाउ। तो हम बोल सकते हैं कि जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रिलैक्सेशन टाइम के। अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया मीन्स
उसकी ड्रिफ्ट स्पीड भी डिक्रीज हो जाएगी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जो आपको याद रखने हैं। नाउ इसके बाद हम अगला एक रिलेशन पढ़ते हैं और वो है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यानी पोटेंशियल के साथ रिलेशन देखेंगे। अगर मान लो इसी के अंदर लेता हूँ मैं, अगर मान लो आपके पास ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, ठीक है, L लेंथ का ये कंडक्टर है और आपने इसके एंड के अक्रॉस V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है। तो अब हमें रिलेशन निकालना है पोटेंशियल का ड्रिफ्ट स्पीड के साथ क्या होगा, यानी पोटेंशियल का रिलेशन निकालना, ड्रिफ्ट स्पीड और पोटेंशियल के साथ क्या रिलेशन बनेगा। इसको मैं बिठा देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट लाइनें हैं जो आपको याद रखनी है क्योंकि छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पे, अब मैं रिलेशन निकाल रहा हूँ कि स्पीड का रिलेशन पोटेंशियल के साथ क्या होगा। हमने पढ़ा था कि यहाँ पे ड्रिफ्ट स्पीड का अभी हमारे पास रिलेशन आया था Vd इज इक्वल टू -EE/m इंटू टाउ, ये रिलेशन आया था। और मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और E में एक रिलेशन होता है, तो V इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस को मैं इस तरीके का V बनाता हूँ, V/L हो गया। तो जब ये वैल्यू आप इसमें पुट करोगे तो Vd की वैल्यू हमारे पास ये आएगी -EV/m इंटू L इंटू टाउ। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर जो ये V, इस टाइप का जो V बनाया गया है, ये यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है जो किसके बीच में है, इन कंडक्टर के एंड के अक्रॉस। तो ये एक रिलेशन भी हमें मिल जाता है। नाउ अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे टॉपिक। अभी देखो क्या करना है हमें, ये हमने कंडक्टर लिया है, ये कंडक्टर है हमारे पास और इस कंडक्टर की लेंथ मैंने L ली हुई है, L लेंथ का कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A है। और मैंने इसको क्या किया है, किसी इसके एंड के अक्रॉस मैंने एक V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है। इस तरीके से मैंने एक V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है V। अब क्या करता हूँ मैं कि मुझे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन फाइंड आउट करना है। अभी हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में रिलेशन फाइंड आउट किया था, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ Vd इक्वल टू -EE/m इंटू टाउ। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पे, अगर मान लो इस कंडक्टर के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम में n क्या है, n इज इक्वल टू स्मॉल n ले रहा हूँ, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हमें L लेंथ में टोटल इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन N लेंथ, L लेंथ में हमें टोटल चाहिए कितने हैं भाई, पर यूनिट वॉल्यूम में n है, L लेंथ में कितने होंगे। अगर मैंने उसको कैपिटल N ले लिया तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इंटू, ठीक है, उसका वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू लेंथ। तो ये हो जाएगा अपने पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितने में है हमारे पास, L लेंथ में ये टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब आप देखें यहाँ पे, यहाँ से देखें, अगर मैं रिलेशन फाइंड आउट करूँ करंट और ड्रिफ्ट स्पीड का, तो आप देखें अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे और ये इलेक्ट्रॉन जो है मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। कब, जब ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया होगा, तो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ को क्रॉस करेंगे, L लेंथ को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, सपोज T बी द टाइम टेकन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन to crosses the L length। इस L लेंथ को क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है, L, ठीक है। तो टाइम निकालना है, टाइम इज इक्वल टू T सपोज टाइम लिया गया है, तो L लेंथ को क्रॉस करना है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, L, और कितनी स्पीड से करनी पड़ेगी, ड्रिफ्ट स्पीड से करनी पड़ेगी, ठीक है। और टोटल चार्ज जो होगा पूरे इस वायर के अंदर, टोटल चार्ज
इन द वायर, इस वायर में टोटल चार्ज हमारा Q इज इक्वल टू एन इंटू ई होगा। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है तो टोटल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो n इंटू ई, तो n की वैल्यू रख दो NaL इंटू ई, ये हमारे पास हो गया। तो अगर हम करंट निकालें तो करंट कितना होगा, देन करंट यहाँ से, देन करंट I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी होता है। सो I इज इक्वल टू Q की वैल्यू रख दो, N कितना आ जाएगा AL इंटू ई डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा L अपॉन वी डी, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। सो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा NeA/V/d। तो ये हमारे पास करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन आ गया। अगर हम इसे ओम्स लॉ में डिडक्ट करें, ठीक है, अगर हम इसे डिडक्ट करें ओम्स लॉ में, तो ओम्स लॉ में डिडक्ट करने के लिए क्या करना होगा हमें, अब हम पढ़ते हैं डिडक्शन। अब हम पढ़ेंगे डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। तो देखो कैसे डिड्यूस करेंगे हम ओम्स लॉ को, जैसे कि हमने रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला बनाना है, तो ये भी देखो ये हमने कर लिया है, किसके बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर लिया है, करंट और किसके बीच में, ड्रिफ्ट स्पीड के बीच में। अब हम करेंगे डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को डिडक्ट करेंगे। तो देखो हमारे पास अभी रिलेशन आया, नाउ वी हैव I इज इक्वल टू कितना था NeA/V/d, ये हमारे पास रिलेशन था। एंड वी नो दैट, हम यहाँ पर ये तो बिल्कुल जानते हैं कि भाई जो हमारे पास Vd जो आया था उसकी वैल्यू थी, मैग्नीट्यूड की बात करूँगा E/m इंटू टाउ, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ अगर इस करंट की वैल्यू में ये वैल्यू पुट कर दूँ तो ये आ जाएगा NeA और ये हो जाएगा अपने पास E/m इंटू टाउ। सो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो दैट विल बी NE² और ये हो जाएगा E/m इंटू टाउ। नाउ हम ये भी जानते हैं E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास था, पोटेंशियल डिफरेंस V/L। सो V/L की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे I इज इक्वल टू NE²A, ये हो जाएगा V/m इंटू L इंटू टाउ। सो अगर मैं यहाँ से देखो V/I सॉल्व करूँ, सो V/I सॉल्व करूँ तो मुझे पता है V/I जो है वो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है। तो फाइनली मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, V/I करूँगा तो ये आ जाएगा ML अपॉन NeA² इंटू टाउ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब इसी से हम सारी चीज़ें देख लेंगे जो हमने रेजिस्टेंस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस की थी। तो रेजिस्टेंस में क्या पढ़ा था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिंक्ड है, क्या देखो है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। जब टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ये टॉ भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर और नंबर ऑफ डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है और रेजिस्टेंस मटेरियल की नेचर पे भी डिपेंड करता है, साथ ही उसके टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो अभी हम इसको देख लेते हैं। अभी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था और वो कॉन्सेप्ट ये था हमारे पास, अगर मान लो किसी भी कंडक्टर का जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर कैसे बढ़ाओगे, जब उसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा कर दोगे टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि वाइब्रेशनल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। और उसकी वजह से क्या होगा, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा देने से क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा। और हमने यहाँ से इस रिलेशन में ये पढ़ा है कि R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/τ होता है। तो अगर टो डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको देखना है। अभी रेजिस्टेंस के बाद अगर हम रजिस्टिविटी की बात करें, रजिस्टिविटी, तो अगर हम रजिस्टिविटी की बात करते हैं तो रजिस्टिविटी जो होती है रो इज इक्वल टू कितना होता है R, यानी R इज इक्वल टू हम इसको लिखते हैं रो L/A। तो यहाँ रो इज इक्वल टू हो जाएगा RA/L। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो R की वैल्यू पुट कर दो। सो रो इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास कितना, R की वैल्यू है ML अपॉन NeA² A इंटू टाउ और ये आ जाएगा A/L।
सो ए से ए कैंसिल, एल से एल कैंसिल, सो फाइनली वी विल गेट द रिजल्ट m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से देखें, अगर आपने यहाँ भी टेम्परेचर बढ़ा दिया तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा। तो रिलैक्सेशन टाइम और इसके बीच में रिलेशन ऐसा है, तो अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर दिया तो रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ मैं कंडक्टर यानी मेटल की बात कर रहा हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूँ मेटल के केस में। तो ये सारे रिलेशन, तो देखो रो जो है, क्या रो यहाँ पे लेंथ पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एरिया पे डिपेंड कर रहा है, इसके एक्सप्रेशन को देखते हैं तो नहीं कर रहा। सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ डेंसिटी यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम। और किस पे डिपेंड कर रहा है? रिलैक्सेशन टाइम। तो किसी भी कंडक्टर का, ठीक है, जो रेजिस्टिविटी होता है वो उस मटेरियल के नेचर और उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ना कि उसकी लेंथ और ना ही उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। तय आपको कुछ इस तरीके के क्वेश्चन दे दिए जाए कि भी लेंथ को बढ़ाकर इतना कर दिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना कर दिया, तो उसकी रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देयर इज़ नो इफेक्ट, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, वो आपको समझना है यहाँ से। तो ये कुछ हमने जो है एक्सप्रेशन आज के डेट में किए हैं, और इन एक्सप्रेशन पे बेस्ड छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं CBSE एग्ज़ाम्स में, और भी कई सारे जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी पूछे जाते हैं। तो आज का अपना टॉपिक इतना ही है, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।